उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम परमाणु, अणु, मोल संकल्पना, रासायनिक सूत्र, परमाणु की संरचना, इनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। और ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है रीट मेंस में लगा हुआ है। इसके अलावा अन्य जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं या जो 11वीं 12वीं या जो भी आप केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें हैं वो केमिस्ट्री पूछी जाएंगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत ही अद्भुत जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन आप इसको अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप तो वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है परमाणु। एक भारतीय दार्शनिक था महर्षि कणाद। इसने सर्वप्रथम परमाणु के बारे में 500 ईसा पूर्व ही बता दिया था कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है और उसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु को वैज्ञानिक आधार एक वैज्ञानिक था जॉन डाल्टन। इसने वैज्ञानिक आधार दिया था, इसलिए परमाणु का जो खोज करता है वो जॉन डाल्टन को ही माना जाता है। जॉन डाल्टन ने एक परमाणु सिद्धांत दिया था 1808 के अंदर, और ये सिद्धांत रासायनिक की जो संयोजन है उनके नियम पर आधारित है। डाल्टन परमाणु का सिद्धांत क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, इन्होंने बताया कि जो सभी जो पदार्थ हैं वो परमाणु से निर्मित है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और ये बताया कि परमाणु अविभाज्य कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न होता और ना ही नष्ट होता। इसके अलावा उसने बताया कि तत्व में सभी परमाणु का द्रव्यमान और गुणधर्म समान होता है, और भिन्न भिन्न परमाणु के अंदर द्रव्यमान और गुणधर्म है वो अलग अलग होते हैं। समान या भिन्न भिन्न परमाणु संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं, ये डाल्टन का सिद्धांत था। अब जो डाल्टन का जो सिद्धांत है उसके अनुसार जो रासायनिक संयोजन का जो नियम है वो क्या है। देखिए, यह ध्यान देना, ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलेंगे तो CO2 का निर्माण होगा। यहाँ पर कार्बन जो है उसका परमाणु भार 12 होता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन अणु है। एक ऑक्सीजन परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान है 16 होता है, तो 2 गुणा 16 बराबर 44, यानी कि इनको हम जोड़ेंगे 12 और 32 को तो 44 होगा। इसी प्रकार जो कार्बन है 12 और प्लस 2 गुणा 16, ये भी 44 आता है। इसका मतलब है इधर वाले जो अभिकारक हैं उनका कुल द्रव्यमान 44 है, और इधर CO2 जो उत्पाद बना है इसका द्रव्यमान भी 44 है। अर्थात रासायनिक संयोजन के अंदर ना तो कोई पदार्थ बना है और ना ही कोई पदार्थ उत्पन्न हुआ है। दूसरा जो नियम है स्थिर अनुपात का नियम है। स्थिर अनुपात का नियम क्या है? देखिए, कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक जो तत्व है उससे निर्मित होता है, तो इस प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का अनुपात है वो स्थिर रहेगा, चाहे इसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया हो या किसी ने भी इसे बनाया हो। तो यहाँ पर आप उदाहरण देख पा रहे हैं, ये जल है। जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमानों का अनुपात है वो यही रहेगा 1:8। तो यही है स्थिर अनुपात का नियम। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं अणु। देखिए दोस्तों, किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े, जिन्हें भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, उसको हम अणु बोलेंगे। अणु जैसे समपरमाणुक अणु है जिसमें समान परमाणु है, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ओजोन है। यहाँ पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर है वो सम परमाणु है। इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु है समान है, हाइड्रोजन के 2 हैं, और इसमें सल्फर के 8 परमाणु हैं जो समान है, और इसमें ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के 3 परमाणु। इसी प्रकार विषम परमाणु देख लीजिए, यहाँ पर NaCl है, यहाँ पर CO2 है और H2 है। इसमें 2 परमाणु है Na यानी सोडियम और क्लोरीन, और इसमें कार्बन और 2 परमाणु ऑक्सीजन के हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का है। इस प्रकार ये है। अब ये जो परमाणुता है वो क्या है? देखिए, किसी अणु में उपस्थित परमाणु की जो संख्या है वो उसकी परमाणुता कहलाएगी। अब एक परमाणुता क्या है? जिसमें केवल एक ही परमाणु हो। जैसे अक्रिय धातु हैं
अक्रिय गैसें हैं, धातु हैं, जैसे आर्गन है, हीलियम है, सोडियम है, फेरस है, ये सारे के सारे क्या है, एक परमाणु के अणु है। इसमें देखो आर्गन एक है, हीलियम है, ये दोनों अक्रिय गैसें हैं, और सोडियम और फेरस है, ये धातु है। फिर द्विपरमाणु परमाणु के अंदर दो समान परमाणु है, जैसे ऑक्सीजन है, इसमें दो ऑक्सीजन परमाणु है, हाइड्रोजन है, इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु है, नाइट्रोजन है, उसमें दो नाइट्रोजन के परमाणु है, और जो क्लोरीन है उसमें दो क्लोरीन की परमाणु है। इस तरीके से अब इसके बाद में आता है त्रिपरमाणु कणु, जैसे ये ओजोन है, इसमें तीन परमाणु हैं जो समान है, तीनों परमाणु ऑक्सीजन के। इसी प्रकार जैसे चतुर्थ परमाणु है, फास्फोरस, चार परमाणु है, और फिर इसके बाद में बहु परमाणु जिसमें सल्फर है, 8 सल्फर के परमाणु है। इस तरीके से ये परमाणुता है। अब जो परमाणु है उसके कुछ मौलिक कण हैं, जिसको याद करने की जो ट्रिक है, यानी जो खोज करता है उनको याद करने की ट्रिक ये है, ईंट पग नाच। ईंट पग नाच, तो यहाँ पर ई आया है, ई से इलेक्ट्रॉन हो गया, और टे से थॉमसन, यानी जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करता है वो जे थॉमसन है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। फिर इस पर आवेश की बात करें इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है, और इसका मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, और ये ऋणात्मक है, और कैथोड किरणें हैं ये। इसका द्रव्यमान देखें तो 9.11 गुणा 10⁻31 किलोग्राम होता है। फिर दूसरा आता है पै और ग। यहाँ पर पै से प्रोटॉन है, और जो ग है गोल्डस्टीन है, यानी प्रोटॉन की खोज करता है गोल्डस्टीन है। और फिर इस पर आवेश का मान देखें तो प्रोटॉन है, पॉजिटिव होता है, तो यही जो मान है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 है, यही होता है, लेकिन इसका मान है वो धनात्मक होता है। ये धनात्मक, और जो केनाल किरणें हैं वो होती है। इनका द्रव्यमान देखें तो 1.67 गुणा 10⁻67 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। फिर तीसरा आता है नाच। नाच से न्यूट्रॉन याद करोगे, और जो च है चेडविक, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज करता है वो चेडविक है, और इन पर जो आवेश का मान है वो 0 होता है, और इसका जो द्रव्यमान है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻67 किलोग्राम होता है, जो कि प्रोटॉन का द्रव्यमान है वही इसका द्रव्यमान होता है। फिर इसके बाद में इसके कुछ और मौलिक कण हैं, जैसे पोजिट्रॉन की खोज है एडरसन ने की थी, ये इलेक्ट्रॉन का धनात्मक रूप है, यानी इलेक्ट्रॉन का धनात्मक रूप है ये। फिर न्यूट्रिनो है और एंटी न्यूट्रॉन है, इसको पोलिंग द्वारा खोजा गया था, और ये बहुत इनका द्रव्यमान है कम होता है, और ये उदासीन कण है। फिर एक मेसोन कण और आता है, जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के द्रव्यमान के बीच का द्रव्यमान होता है। मेसोन कण भी जो आपका परमाणु है उसी का पार्ट है। इसकी खोज है वो एक वैज्ञानिक था थुकावा। इस थुकावा ने इसकी खोज की थी मेसोन कण की, और इसका जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन से लगभग 200 गुना है। और ये 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक हो सकते हैं, ऋणात्मक हो सकते हैं, और उदासीन हो सकते हैं। सभी जो मेसोन कण हैं वो अस्थायी होते हैं, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं नाभिक क्या होता है। देखिए ये नाभिक है, जो बीच वाला पार्ट है ये नाभिक है, और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो होते हैं। इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, जो नाभिक होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर। और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, यानी किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित धनावेशित भाग नाभिक कहलाएगा, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये आपका नाभिक था, इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये चक्कर लगाते हैं। फिर ये जो तत्व हैं, इन तत्वों को हम निम्न प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे ये x, और x के नीचे यहाँ पर z लगाया, ऊपर a लिखा है। ये एक साइड में भी आ सकते हैं, जैसे इधर दोनों ऊपर a है और नीचे ये z है, ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर जो a है वो द्रव्यमान संख्या होती है, और द्रव्यमान संख्या निकालने का जो सूत्र होता है, यानी कि द्रव्यमान को a द्वारा प्रदर्शित किया हमने, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो संख्या है उसका योग जो होता है वो द्रव्यमान है। तो इस तरीके से आप जो द्रव्यमान संख्या है वो ज्ञात कर सकते हैं। याद रखना इस सूत्र को, जो द्रव्यमान संख्या निकालेंगे तो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देंगे। यदि हमें इनमें से 2 मान दे रखा है तो तीसरा मान आराम से हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि हमें न्यूट्रॉन दे रखा है और यहाँ पर द्रव्यमान संख्या दे रखा है, प्रोटॉन की संख्या आपको पूछी जाए तो इसका पक्षांतर कर देंगे, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब ये जो परमाणु
संख्या है वो क्या होती है, देखो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही परमाणु संख्या कहलाएगी, और परमाणु संख्या है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों के बराबर होती है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे एक तत्व का परमाणु भार है या परमाणु द्रव्यमान है 35.5 है, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी 18.5 है। तत्व में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करना है आपको और उस तत्व का नाम भी आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है द्रव्यमान संख्या आपको दी हुई है 35.5, ठीक है, द्रव्यमान संख्या आपको दे रखी है। फिर उसके बाद में आपको दे रखा है संख्या दे रखी है 18.5, और प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र ये है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था आपको पक्षांतर करके, तो इस तरीके से पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 35.5 में से 18.5 निकालेंगे तो 17 आएगा, और 17 नंबर पर आता है क्लोरीन। तो ये क्लोरीन इसका तत्व का नाम हो गया। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा देखो मैंने तत्वों का जो प्रतीक है, इलेक्ट्रॉन विन्यास है, परमाणु क्रमांक है, संयोजकता है, ऑक्सीकरण अंक है, आदि का वीडियो मैंने बना रखा है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है समस्थानिक। देखो समस्थानिक नाम से पता लग रहा है, समस्थानिक यानी कि वे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसको समस्थानिक कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं? पहला, जैसे ये हाइड्रोजन है और इसका परमाणु क्रमांक 1 है जो नीचे लिखा है, और इसका द्रव्यमान संख्या है वो 1 है, इसको बोलते हैं प्रोटियम, और इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। दूसरा, ये जैसे हाइड्रोजन है, परमाणु संख्या 1 है, द्रव्यमान संख्या इसकी 2 है, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इससे भारी जल का निर्माण होता है। इसी प्रकार ये जैसे परमाणु संख्या 1 है और द्रव्यमान संख्या 3 है, तो इसको ट्राइटियम बोलते हैं, जो रेडियो एक्टिव तत्व है। अब यहाँ देख लीजिए 3 है ये हाइड्रोजन के समस्थानिक, तीनों के अंदर परमाणु क्रमांक सबका 1-1 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या देखो यहाँ पर 1 है, इसकी 2 है और इसकी 3 है। यानी प्रोटियम है उसकी द्रव्यमान संख्या 1 है, ड्यूटियम है इसकी द्रव्यमान संख्या 2 है, और जो ट्राइटियम है इसकी द्रव्यमान संख्या 3 है। तो इस तरीके से ये समस्थानिक है। अब इसके बाद में एक और आता है समभारिक। देखो उसका उल्टा है ये, इसमें परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है और द्रव्यमान संख्या सेम होता है, समान होता है। अब इसके उदाहरण जैसे आर्गन है, आर्गन 18 नंबर पर आता है, इसका द्रव्यमान संख्या 40 है। इसी प्रकार जो पोटेशियम है 19 नंबर पर आता है, यानी परमाणु संख्या 19 है, द्रव्यमान संख्या 40 है। इसी प्रकार कैल्शियम है, परमाणु क्रमांक 20 है और द्रव्यमान संख्या है वो 40 है। यहाँ पर आप ध्यान देना 40 40 40, यानी कि द्रव्यमान संख्या तीनों की समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक है तीनों का अलग अलग है। तो ये तीनों क्या है? समभारिक है। इसके बाद में परमाणु की जो त्रिज्या है या नाभिक की त्रिज्या है उसको नैनोमीटर में मापा जाता है। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर या एंगस्ट्रॉन होती है, नाभिक की त्रिज्या है 10⁻⁻15 मीटर होती है, 1 फर्मी इसको बोलते हैं। अब इसके बाद में आता है थॉमसन का परमाणु मॉडल। देखिए एक वैज्ञानिक था जे थॉमसन ने ये मॉडल प्रस्तावित किया था, और 1904 में ये प्रस्तावित किया था अपना मॉडल को। इसका जो अन्य नाम है प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको कहते हैं। 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और इससे ये सिद्ध हुआ था कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, बल्कि इसके अंदर ऋणात्मक कण भी मौजूद है। ये बात बताई थी जे थॉमसन ने। इसकी खोज के आधार पर थॉमसन ने परमाणु की संरचना का एक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसको थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। और थॉमसन के परमाणु मॉडल की कुछ मुख्य अवधारणाएं हैं, वो अवधारणाएं क्या क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पर ये थॉमसन का परमाणु मॉडल दे रखा है, इसका जो ग्रीन पार्ट है ये सारा का सारा क्या है? धनावेश है, और इसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। यानी कि उसने ये बताया था कि परमाणु है वो धनावेशित गोला है और उसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन और जो धनावेश है यानी प्रोटॉन है इनकी संख्या बराबर होते हैं, और कुल मिलाकर जो परमाणु है वो उदासीन होता है। परमाणु धनात्मक आवेश का एक गोला है, ये बात इसने बताई थी। थॉमसन के अनुसार परमाणु एक समान रूप से फैले हुए धनावेश का एक गोला है, ये बातें बताई। इलेक्ट्रॉन इस गोले में धसे रहते हैं, जो मैंने अभी आपको समझा है। ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन इस धनावेश गोले में इस प्रकार धसे रहते हैं, जैसे प्लम पुडिंग, यानी जो पुडिंग में जो किशमिश होते हैं, या जो केक होता है उसमें ड्राई फ्रूट होते हैं, या जो तरबूज होता है
उस तरबूज के अंदर जो है उसका जो रेड पार्ट है, जो खाने योग्य पार्ट है, वो मान लो कि धनावेश है और उसके अंदर जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से इसको हम कह सकते हैं या मान सकते हैं। और इसमें जो पुडिंग में जो किशमिश या केक में ड्राई फ्रूट होते हैं, इसी कारण इसको प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया है। थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है, इसके अनुसार परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। धनावेश और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश बराबर होने के कारण कुल मिलाकर तटस्थ होता है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति स्थिर मानी गई है। इस सिद्धांत के अनुसार थॉमसन परमाणु मॉडल के महत्व और गुण इस प्रकार है। पहली बार यह बताया गया कि परमाणु के भीतर संरचना होती है। इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को समझाने वाला पहला मॉडल परमाणु की विद्युत उदासीनता को स्पष्ट करता है ये मॉडल। अब जो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसकी कुछ सीमाएं हैं। ये सीमाएं हैं, देखो, नाभिक की कोई जानकारी नहीं थी, यानी कि नाभिक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी इसको। ये मॉडल नाभिक के अस्तित्व को नहीं समझा सका और रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं कर सका। सोने की जो पन्नी है इसके परिणाम इस मॉडल से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते, यानी कि जो सोने की पन्नी से जो रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था, श्रवण पत्र प्रयोग, उसके जो परिणाम है उससे ये बिल्कुल भी मैच नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन की गति और ऊर्जा स्तर, इन दोनों के बारे में भी ये नहीं बताता। इलेक्ट्रॉन की स्थिरता और उसके व्यवहार को भी ये स्पष्ट नहीं कर सकता। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि थॉमसन का परमाणु मॉडल वैज्ञानिक दृष्टि से पूर्ण तरह से सही नहीं था, लेकिन ये परमाणु संरचना समझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। बाद में रदरफोर्ड ने और बोहर ने इसे सुधारते हुए अधिक सटीक मॉडल प्रस्तुत किए थे। अब देखो, थॉमसन का परमाणु मॉडल और जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, इसमें कुछ अंतर है। देखो, परमाणु संरचना, थॉमसन ने परमाणु को धनावेशित गोला माना और उसमें इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं, जबकि रदरफोर्ड ने यह बताया कि जो बीच वाला जो पार्ट है परमाणु का, उसको नाभिक कहते हैं और नाभिक के बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर नाभिक की स्थिति इसने बताई, नाभिक का कोई विचार नहीं है, यानी कि थॉमसन ने नाभिक के बारे में कुछ नहीं बताया, जबकि रदरफोर्ड ने केंद्र के अंदर घना नाभिक को बताया है। धनावेश, इसने पूरे परमाणु में फैला हुआ माना है धनावेश को, यानी पूरा गोला है वो धनावेश है, ऐसा माना है। और रदरफोर्ड ने केवल नाभिक के अंदर धनावेश को बताया है। प्रयोग का आधार, इलेक्ट्रॉन की खोज, और इसमें गोल्ड फाइल प्रयोग, यानी कि इसने श्रवण पत्र जो प्रयोग किया था और इसने केवल इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और प्रकीर्णन प्रयोग नहीं समझा सका और इसमें इलेक्ट्रॉन की स्थिरता नहीं समझा सका। ये दोनों में तुलना थी। अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देख लेते हैं। देखो, रदरफोर्ड का परिचय देखो। यह मॉडल अर्नस्टेड रदरफोर्ड ने 1911 में दिया था और यह मॉडल थॉमसन परमाणु मॉडल के बाद आया था। रदरफोर्ड ने सोने की जो पन्नी थी उस पर अपना प्रयोग है वो किया था और अपना मॉडल है वो प्रस्तुत किया था। सोने की पन्नी प्रयोग क्या है, देखो, रदरफोर्ड ने बहुत पतली सोने की पन्नी ली थी जिस पर एल्फा जो कण है उनकी बौछार की थी और जिंक सल्फाइड स्क्रीन है वो पीछे लगाई थी, जिसे एल्फा कण टकराएंगे तो चमक उत्पन्न होगी। जैसे यहाँ एक ये चित्र दे रखा है, इस चित्र में आप देख लीजिए, ये जो पार्ट है ये एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है और यहाँ पर ये पतली सोने की पन्नी है। इस पर यहाँ से एल्फा कण है वो उनकी बौछार की जा रही है, जिसे इसे टकरा कर ये जो एल्फा कण है यहाँ पर पीछे जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है उस पर टकराएंगे तो चमक उत्पन्न होगी। रदरफोर्ड का जो प्रयोग है उसका अवलोकन करें हम, यानी परीक्षण करें, तो उसने ये पाया कि अधिकांश जो अल्फा कण है वो बिना मुड़े सीधे निकल गए और कुछ अल्फा कण है थोड़े से यानी भिन्न भिन्न कोणों पर मुड़ गए और बहुत ही कम अल्फा कण है वो वापस लौट कर आ गए, यानी कि लगभग 20,000 कणों में से एक कण है वो वापस लौट कर आए। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो अधिकांश जो कण है वो सीधे निकले, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खाली है और परमाणु के केंद्र भाग में एक छोटा सघन और धनावेशित भाग है, जिसके कारण ये विभिन्न कोणों पर जो अल्फा कण है वो मुड़े हैं और इस केंद्र को नाभिक कहा किसने, रदरफोर्ड ने। तो इस तरीके से ये है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल जो है, उसमें इसका सिद्धांत क्या है, देखो, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के केंद्र में एक छोटा भारी और धनावेशित नाभिक होता है। परमाणु का सारा धनावेश और लगभग सारा द्रव्यमान नाभिक के अंदर ही केंद्रित रहता है
और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में घूमते हैं। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है, ये भी बात इसने बताई। और इलेक्ट्रॉनों और नाभिक के बीच अधिकांश जो है वो खाली रहता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सिद्धांत के अनुसार ये सारी बातें आपको समझ में आई। अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड की सीमाएं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है पूरी तरीके से सही नहीं था, क्योंकि इसमें भी कुछ कमियां रही हैं। क्या कमियां रही हैं? स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। एक तो ये स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका क्योंकि इसने बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो जो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा खोकर यानी ऊर्जा उत्सर्जित करके नाभिक में गिर जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि लगातार इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो उसको चक्कर लगाने के लिए एनर्जी है वो कहां से प्राप्त होती है, वो किस तरीके से चक्कर लगाता है, स्थायी क्यों रहता है, इसके बारे में रदरफोर्ड को पता नहीं था। और जो रेखा स्पेक्ट्रम की जो व्याख्या है वो भी ये नहीं कर सकता, और विशेषकर हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है उसको ये बिल्कुल भी नहीं समझा सका। और जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर है उनके बारे में भी इसने कोई जानकारी नहीं दी। फिर भी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के कुछ महत्व हैं, हालांकि इसमें कुछ कमियां थी, फिर भी इस मॉडल ने नाभिक की खोज की और परमाणु की संरचना को समझाने में एक नई दिशा दी थी। उसके बाद में बोर का परमाणु मॉडल आया जो इसी पर आधारित था। क्योंकि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था ये एक क्रांतिकारी खोज थी परमाणु विज्ञान के अंदर, क्योंकि इसे ये सिद्ध कर दिया गया कि जो परमाणु है वो ठोस नहीं है बल्कि इसका अधिकांश भाग खाली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करके बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए और कौन सा आपको कौन से जो टॉपिक है उसका वीडियो चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट है, यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके बाद में बोर का परमाणु मॉडल। देखिए बोर का परमाणु मॉडल क्या है। बोर के अनुसार परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जो कि रदरफोर्ड ने बताया था। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वर्ताकार पथ के अंदर चक्कर लगाते हैं। इन निश्चित कक्षाओं का सिद्धांत इस बोर ने दिया था, और इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षा में घूम सकते हैं जिनको ऊर्जा स्तर कहते हैं, यानी ऊर्जा स्तर के बारे में इसने ही बताया था। और इन कक्षाओं को KLMN इस तरीके से या 1 2 3 इसके द्वारा दर्शाया गया है। उत्सर्जन नहीं होता। जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में घूमता रहता है वह ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण बिल्कुल भी नहीं करेगा, यानी कि परमाणु स्थिर रहता है। अवशोषण का ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन, इसमें भी देखो जब इलेक्ट्रॉन है निचली कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा, यानी नीचे वाली कक्षा से ऊंची कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषित होगा, यानी कि नीचे से ऊपर जाने में ऊर्जा लेनी पड़ेगी इसको, और ऊपरी कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी। और ये जो ऊर्जा है उसका मान E बराबर hv, h यहाँ पर प्लांक नियतांक है और v है विकिरण की आवृत्ति है। कोणीय संवेग का क्वांटीकृत भी इसने किया। इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग केवल निश्चित मानों में ही संभव है, जिसका कोणीय संवेग है mvr बराबर nh/2π ये हो या इसका पूर्ण गुणज हो। हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या भी की। केवल हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन जैसे अन्य आयन है जैसे He+ है, लिथियम +2 है, इन पर भी लागू होता है। और हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम को भी इसने सफलतापूर्वक समझा, इसलिए इसको सफलता मिली। क्यों मिली? परमाणु की स्थिरता को समझा इसने, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की, ऊर्जा स्तर की अवधारणा भी इसने दी, और आधुनिक क्वांटम सिद्धांत की नींव भी इसने रखी। तो ये जो सफलताएं हैं ये आपको याद रखनी है बोर की, क्योंकि बोर ने ये समझाया था। बोर के मॉडल से ये चीजें हमें पता लगी थी। बोर की भी कुछ सीमाएं रही है, क्योंकि ये जिसमें कम इलेक्ट्रॉन है उस पर तो लागू होता है, लेकिन अधिक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ये जो परमाणु मॉडल है ये लागू नहीं होता। इसके अलावा जो जीनोन प्रभाव है और स्टोक प्रभाव है, इन दोनों को भी बोर मॉडल नहीं समझाता। और इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति है इसको भी ये सिद्धांत नहीं समझाता। तो बोर के मॉडल से क्या निष्कर्ष निकले? बोर का जो परमाणु मॉडल है भले ही पूर्ण हो, लेकिन इसने परमाणु संरचना को समझने की दिशा में क्रांतिकारी योगदान दिया है। आज के आधुनिक परमाणु मॉडल जो है वो इसी की नींव पर बने हुए हैं। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र। देखिए रासायनिक सूत्र, जिसमें पहले अम्ल के सूत्र पढ़ेंगे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है,
उसका HCl है, सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, नाइट्रिक अम्ल है HNO3, फास्फोरिक अम्ल है H3PO4, कार्बनिक अम्ल है इसका H2CO3, एसिटिक अम्ल है जिसको सिरका बोलते हैं CH3COOH है, फार्मिक अम्ल है जो चींटी के डंक में पाया जाता है HCOOH, साइट्रिक अम्ल है जो नींबू में पाया जाता है C6H8O7 और ऑक्जेलिक अम्ल है H2C2O4। ये सारे के सारे जो सूत्र हैं वो अम्ल के हैं। अब हम पढ़ेंगे क्षार के सूत्र। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ये याद रखना, कास्टिक सोडा भी है ये। फिर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको चूने का पानी भी कहते हैं Ca ब्रैकेट के अंदर OH बार 2। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg ब्रैकेट के अंदर OH2, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, याद रखना, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। फिर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इस तरीके से हैं। अब हम लवणों के सूत्र पढ़ेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, इसको साधारण लवण भी कहते हैं, जो हम घरों में खाने के काम में लेते हैं, उसका सूत्र है ये। फिर है सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा जो Na2CO3 है, और यहाँ पर डॉट लगा के 10H2O और लगाएंगे तब ये जो दावन सोडा बनेगा। फिर है सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा है NaHCO3, ये जो NaHCO3 है ये दुर्बल क्षार है, याद रखना। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये चूना पत्थर का सूत्र भी है, और संगमरमर का जो पत्थर है उसका सूत्र भी यही होता है CaCO3। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और कॉपर सल्फेट नीला तोता CuSO4। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और अमोनियम क्लोराइड को नौसादर भी बोलते हैं, याद रखना। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये पोटेशियम नाइट्रेट का है। अब जो औद्योगिक और दैनिक जीवन में जो उपयोग में लिए जाते हैं वो रसायन कौन कौन से, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं इसको CaOCl2, ये इसका सूत्र है, याद रखना। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र है CaSO4 डॉट 1/2H2O, याद रखना इसको। जिप्सम का CaSO4 डॉट 2H2O, ये जो 2 और 1/2 ये आ रहे हैं ये क्रिस्टलन जल है, याद रखना। और ऊपर नीला तोता जो आया था उसमें 5 जल के क्रिस्टलन जल के अणु थे, तो ये याद रखना। ये है बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर भी इसका सूत्र आया है। और ये है क्लीन लाइन, यानी कि ये है बिना बुझा हुआ चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इस तरीके से इसको याद रखेंगे। कुछ गैसें हैं जैसे हाइड्रोजन गैस है H2, ऑक्सीजन गैस है O2, नाइट्रोजन गैस है N2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, अमोनिया गैस है NH3, मेथेन गैस है CH4। ये जो आपकी CNG है उसका मुख्य घटक भी है। ये सल्फर डाइऑक्साइड है, यहाँ पर 3 आ जाएंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड हो जाएगा। ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये कुछ गैसें थी। अब कुछ कार्बनिक यौगिक हैं, जैसे एथेनॉल है C2H5OH, ठीक है, मेथेनॉल है CH3OH, ग्लूकोज है C6H12O6, सुक्रोज है C12O22 और O11, स्टार्च है ब्रैकेट के अंदर C6H10O5 और बाहर लगेंगे N, क्योंकि N का मतलब ये कितने भी अणु हो सकते हैं, ये एक प्रकार का बहुलक है। फिर है अमोनिया, ये भी एक गैस है NH3 जो कार्बनिक यौगिकों का कुछ सूत्र है। ये अमोनिया है, कार्बनिक यौगिक नहीं है, तो आपको केवल इनके सूत्र याद रखने हैं। फिर उर्वरक है, जैसे यूरिया है, यूरिया CONH2 बार 2, यानी कि NH2 है 2 है तो CO बीच में लिखे, दोनों तरफ NH2 भी आप लगा सकते हैं। अमोनियम सल्फेट है NH4 ब्रैकेट के अंदर बाहर है 2SO4। फिर अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। फिर है सुपर फास्फेट, याद रखना CaH2PO4 और बाहर है 2। फिर इसके बाद में कुछ धातु और उनके अयस्क हैं, जैसे बॉक्साइड है, ये एल्यूमिनियम का जो अयस्क है Al2O3.2H2O, याद रखना। फिर हेमेटाइट, ये लोहे का अयस्क है Fe2O3। ये मैग्नेटाइट, ये भी लोहे का है Fe3O4। ये जिंक प्लेट जो जिंक का है Zns, और केलामाइन है ZnCO3, ये भी जिंक का अयस्क है। और ये सिनेबार है, ये मरकरी का अयस्क है। तो इस तरीके से हम रासायनिक जो सूत्र हैं वो हम पढ़ चुके हैं। तो हम परमाणु पढ़ चुके हैं, अणु पढ़ चुके हैं और रासायनिक सूत्र। अब पढ़ेंगे हम मोल
ये परमाणु संरचनाएं पढ़ लिया हमने। अब केवल मोल जो संकल्पना है ये बची है, इसको पढ़ते हैं। देखिए मोल संकल्पना, मोल पदार्थ की मात्रा की ऐसा इकाई है, यानी कि पदार्थ की जो मात्रा है उसकी ऐसा इकाई है मोल है। एक मोल किसी भी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण, जो परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, जितने 12 ग्राम कार्बन 12 ग्राम कार्बन 12 में होते हैं। इन कणों की संख्या को आवागाद्रो संख्या कहते हैं और इसका मान होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कण। ये होते हैं आवागाद्रो संख्या। याद रखना, आवागाद्रो संख्या कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। फिर है मोल का महत्व। देखो रासायनिक अभिक्रिया की गणना में सहायता पदार्थ की मात्रा को कणों की संख्या में जोड़ता है, द्रव्यमान, आयतन और कणों के बीच संबंध स्थापित करता है। फिर है परमाणु द्रव्यमान। देखो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 AMU होता है, ऑक्सीजन का 16 AMU होता है, सोडियम का 22 AMU होता है। याद रखना परमाणु द्रव्यमान जब भी आप याद करो तो कुछ अपवाद हैं, जैसे परमाणु क्रमांक का डबल करेंगे तो उसका परमाणु द्रव्यमान आ जाता है, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, उनको याद रखना। जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है तो इसका डबल होगा तो 2 होगा, लेकिन इसका 1 ही होता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है, डबल कर दिया हमने 16। कार्बन 12 होता है, 6 नंबर पर आता है, डबल कर दिया 12 हो गया। लेकिन सोडियम है 11 नंबर पर आता है, इसमें होना चाहिए 22 लेकिन 23 होता है। इसी प्रकार जैसे क्लोरीन है 17 पर आता है, 34 होना चाहिए लेकिन उसका होता है 35.5। इस तरह के कुछ अपवाद हैं, उनको आप ध्यान में रखें। बाकी परमाणु द्रव्यमान आप परमाणु क्रमांक का डबल करते ही आपके पास आ जाएगा। अब इसके बाद में अणु का द्रव्यमान क्या होता है। देखो किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान का योग परमाणु द्रव्यमान होता है। जैसे ये जल है, जल में 2 हाइड्रोजन है तो 2 लिख दिया, और 1 हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है तो 1 लिखा, यानी 2 को 1 से गुणा किया। प्लस ऑक्सीजन 1 परमाणु है तो 16 जोड़ा तो 18 आ गया। इसी प्रकार कार्बन है 6 नंबर पर था, 12 इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। यहाँ पर 2 है ऑक्सीजन परमाणु तो 2 को 16 से गुणा किया तो 44 आ गया। इस तरीके से हम अणु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। अब मोलर द्रव्यमान क्या है। देखो किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान इकाई, इसकी इकाई ग्राम प्रति मोल होती है। जैसे यही जो मान है ये इनका मोलर द्रव्यमान है, लेकिन इसका इकाई है वो चेंज कर देंगे, ग्राम प्रति मोल कर देंगे और इसको ग्राम प्रति मोल मले से, मतलब जो अणु द्रव्यमान निकालेंगे वही मोलर द्रव्यमान होता है, लेकिन इनकी जो यूनिट है वो आप चेंज करेंगे। अगर अणु का द्रव्यमान पूछे तो AMU लिखोगे और मोलर द्रव्यमान पूछे तो ग्राम प्रति मोल लिखोगे, बस यही अंतर है और बाकी सेम है। अब मोल की गणना के कुछ सूत्र हैं वो देख लीजिए। अगर हम द्रव्यमान से मोल निकालें तो हमारे को याद रखना है। देखो एक तो रखना है n बराबर m बटे बड़ा M। जैसे मोल है n छोटा n लिखा, दिया गया द्रव्यमान इसको छोटा m लिखते हैं, और बटा मोलर द्रव्यमान इसको बड़ा m लिखते हैं। तो जो द्रव्यमान आपको दिया हुआ है उसमें उसका मोलर द्रव्यमान का भाग देंगे। जैसे 18 ग्राम H2O को मोल में बदलना है तो ये 18 ग्राम है ना, ये जो दिया गया द्रव्यमान है और इसका मोलर द्रव्यमान है वो भी 18 ही होता है। निकाल के देख लो आप, जैसे पहले निकाला था ना हमने भाई 2 गुणा 1 तो 2 और 16, ये 16 2 18 हो गए तो 18 बटा 1 मतलब 1 मोल है। 18 ग्राम H2O में मोल कितने 1 ग्राम है, 1 मोल है। मोलों से कणों की संख्या, अब कई बार क्या होता है मोलों से कणों की संख्या पूछी जाती है, तो कणों की संख्या अगर निकालें तो मोल को हम जो आवागाद्रो संख्या उससे गुणा कर देंगे। जैसे 1 मोल H2O में अणु की संख्या आपको निकालनी है तो 1 को आवागाद्रो संख्या से गुणा कर दिया, इतना आ गया। फिर है कणों की संख्या, इससे हम मोल निकालें। कणों की संख्या से हमें क्या निकालें मोल, तो जो कणों की संख्या है उसमें आवागाद्रो संख्या का भाग दे दो, बस हो गया बस। तो इस तरीके से हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। अब कुछ गैसें हैं, गैसों के लिए भी मोल संकल्पना लागू करते हैं। जैसे मानक ताप और दाब पर, यानी कि STP पर जो मानक ताप है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन होता है, और जो दाब है वो 1 वायुमंडलीय दाब होता है। तो STP पर यानी सामान्य ताप और दाब पर 1 मोल किसी भी गैस का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर होता है, ये याद रखना। तो इसका उदाहरण है जैसे 1 मोल O2 है तो इसको 22.4 लीटर बोलेंगे हम। 2 मोल नाइट्रोजन है तो इसको 44.8, यानी डबल कर लिया ना, 2 मोल यानी गुणा कर देंगे हम, जितने मोल पूछे उसको 22.4 से हम गुणा कर देंगे तो मोल हमारे पास आ जाएगा।
अब जैसे प्रतिशत संगठन है, किसी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व का प्रतिशत संगठन आपको निकालना है। तो किसी भी तत्व का द्रव्यमान और यौगिक का कुल द्रव्यमान और 100 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, किसी भी तत्व का द्रव्यमान और यौगिक का कुल द्रव्यमान। जैसे हमारे को कोई सूत्र दे रखा है, जैसे जल है H2O है, इसमें हाइड्रोजन का अगर हमें प्रतिशत द्रव्यमान निकालना है तो हाइड्रोजन का 2 होता है और कुल 18 होता है, तो 2/18 गुणा 100 तो हाइड्रोजन का आ जाएगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। फिर है अनुभव जन्य सूत्र, किसी यौगिक में तत्वों का सरल अनुपात है, अनुभव जन्य सूत्र कहलाएगा। जैसे ग्लूकोज का आणविक सूत्र ये होता है, इसका सरल अनुपात करेंगे 6 एकम 6 1 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, यानी C और H2 और O 1, क्योंकि 6 से हमने सरल अनुपात किया इसका, तो इस तरीके से आ गया। अब आणविक सूत्र है, आणविक सूत्र क्या है, कोई भी यौगिक है उस यौगिक में तत्वों का वास्तविक संख्या जो दर्शाई जाती है वो आणविक सूत्र है। और आणविक सूत्र है वो जो अनुभवजन्य जो मूलानुपाती सूत्र है उसको, इसको मूलानुपाती सूत्र भी बोलते हैं, उसको n से गुणा कर देंगे। मतलब जितने आपके पास जो n का मान है उससे हम इसको गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से हम मोल संकल्पना को समझ सकते हैं। अगर और भी आपको डिटेल चाहिए तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपको पूरी जो आपकी समस्या है उनका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।